अच्छा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फाइनल अकाउंट। ठीक है, किया हुआ ये आपने चैप्टर पहले भी +1 या +2 कहीं आपने किया था चैप्टर, ऑलमोस्ट द सेम है, बस कुछ आपके एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो बढ़ जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स में क्या था, क्या करते थे इसमें? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट, अ P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने वही करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करके दिखानी होगी। चलिए पहले मुझे ये बता दीजिए, क्या ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखूं या ये चीजें आपको आती हैं? आती हैं, ठीक है, ओरली डिस्कस कर लें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट को फटाफट से डिस्कस करते हैं, पिछले 2 चैप्टर्स में हम बनाते आए हैं। फटाफट से बताएंगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें आती हैं। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, ये सारी चीजें कैरेज इनवर्ड्स ये आएंगे। क्रेडिट साइड पे नेट सेल्स एंड द क्लोजिंग स्टॉक और रिजल्टिंग बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारा हो जाता है। ठीक है, P&L अकाउंट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ड्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो बाय साइड पे चला जाएगा, ग्रॉस लॉस होगा तो टू साइड पे हो जाएगा। टू साइड पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जितने भी हैं, बैड डेट्स, ठीक है जी, आपके गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जितनी भी चीजें हैं वो डालनी है। क्रेडिट साइड पे इनकम्स डालेंगे। ठीक है, रिजल्टिंग बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सब सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आपके करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, करंट एसेट्स का कोई एग्जांपल देंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ओके, डेटर्स, गुडविल इज अ फिक्टिशियस फिक्स्ड एसेट। हाँ जी, और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, ठीक है, ये सारे आपके करंट एसेट्स हो जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट या माइनस नेट लॉस, वो ड्रॉइंग्स वगैरह वो एडजस्टमेंट्स देखेंगे क्या है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन, डेटर्स, सॉरी डिबेंचर्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और लास्ट में एक करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आपने एक एग्जांपल बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें, बिल्कुल जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आप लिख के दिखाएंगे और बैलेंस शीट का टोटल हमारा टैली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वही ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करके दिखानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमने करनी है चैप्टर में, दोज आर दी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो 3-4 पेज छोड़ लेना एडजस्टमेंट्स के लिए, तो एक कुछ एडजस्टमेंट्स तो आज डिस्कस करते हैं, बाकी जैसे क्वेश्चंस में आती जाएंगी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो बेटर रहेगा चैप्टर के स्टार्टिंग के 4-5 पेज एडजस्टमेंट्स के लिए छोड़ देना, हम सारी एडजस्टमेंट्स एक जगह लिखेंगे ताकि रिविजन के टाइम पे हमें इजी हो जाए। ठीक है, चलिए पहली एडजस्टमेंट सबसे सिंपल और सबसे इजी, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। पहले तो मुझे ये बताएंगे एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? व्हाट आर द एडजस्टमेंट, या किस चीज को एडजस्टमेंट बोला जाता है? ट्रांजैक्शंस फॉर विच द एंट्रीज हैव नॉट बीन पास्ड। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे एंट्री डालना भूल गए थे, या जब हमने ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाया था या जर्नल एंट्रीज की थी, ऐसी ट्रांजैक्शंस की एंट्री डालना भूल गए थे, तो ऐसी सारी एडजस्टमेंट्स को हम ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को हम एडजस्टमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि ट्रांजैक्शन की एंट्री ही नहीं हुई है, एंट्री ही नहीं हुई है, इसका मतलब ना ही डेबिट हुआ होगा ना ही क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, अकाउंट्स की पहली क्लास में समझाया जाता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल होते हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन की एंट्री ही पास नहीं हुई है, इसका मतलब ना ही मैंने डेबिट की एंट्री की है ना ही मैंने क्रेडिट की एंट्री की है। तो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स?
डबल इफेक्ट या टू इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड को हिट कर रहा होगा, एक क्रेडिट साइड को हिट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ डबल इफेक्ट। ठीक है, उसके दो इफेक्ट्स होंगे, दो जगह उसकी ट्रीटमेंट करके दिखा दी जाए। ठीक है जी, इससे समझ आती है सबको? ठीक है जी, चलिए तो पहली एडजस्टमेंट हम लिख रहे हैं, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वैसे ट्रायल में नहीं होता, पर फिर भी कई बार अगर क्वेश्चन में उसने लिख दिया ट्रायल बैलेंस के बीच में। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कैसे आता है, एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया होता है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जिससे मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, तो जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, अगर उसी के बीच में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो ये क्या एडजस्टमेंट है या नहीं है? नहीं है। जो चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दोज आर नॉट द एडजस्टमेंट्स, उनके सिंगल इफेक्ट ही होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के बीच में गिवन है, इसका मतलब उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, उसका सिंगल इफेक्ट आपने करके दिखाना है। चले, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल में गिवन है, आदित्य बता सकते हैं कहां पर आना चाहिए सिंगल इफेक्ट इसका? प्रियांशु आप गेस कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे आप सब बोल रहे हैं, उपासना ने भी बोला, श्रेय आपको भी ये लगता है? नहीं जी, गलत है, बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो उसको डायरेक्टली उठा के आपने बैलेंस शीट के एसेट्स में इंक्लूड करके दिखा देना है। ठीक है, उसको ट्रेडिंग में क्रेडिट करके नहीं दिखाना। ठीक है जी, तो जब भी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी आपने बोला था कि ये करंट एसेट्स होते हैं, ये एसेट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट में जाने चाहिए हैं, तो अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस में आपको कभी भी मिलती है, तो उसको डायरेक्टली उठा के अपने एसेट्स में डाल देना है, ट्रेडिंग में क्रेडिट नहीं करना है। ठीक है जी, ये चीज। चलिए, सेकंड इफेक्ट, इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, जो कि 99% क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जितनी भी एडजस्टमेंट हम करेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज के साथ करेंगे। कई बार क्वेश्चन 5 मार्क्स का शॉर्ट पूछ लिया जाता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, आपसे पूछेगा गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलिए, तो एडजस्टमेंट्स में गिवन है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू दी ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए, मुझे इसका डबल इफेक्ट कोई बताएगा, अब ये कहां कहां होना चाहिए? तो इसमें एक चीज डेबिट है, एक चीज क्रेडिट है। चलिए, इफेक्ट से पहले एक बार डेबिट की चीजें देख लेते हैं, किन किन चीजों का डेबिट बैलेंस होता है? एसेट्स का, ठीक है, एक्सपेंसेस का या लॉसेस का? ठीक है, मॉडर्न अप्रोच यही कहती है कि डेबिट बैलेंसेस इन तीन चीजों के हो सकते हैं, एसेट्स के, एक्सपेंसेस के या लॉसेस के। क्रेडिट बैलेंस किस किस चीज का हो सकता है? लायबिलिटीज का, जिसको हम कैपिटल भी बोल देते हैं, हाँ जी, इनकम, और क्या बोल रहे हैं प्रियांशु आप? इनकम्स एंड गेन्स, जिसको हम प्रॉफिट्स बोल देते हैं। कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट्स या कैपिटल आप एक ही चीज यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये चीजों का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, पूरा फाइनल अकाउंट या पूरी अकाउंटिंग इसी कंसेप्ट पे आपने ध्यान से करनी है, कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेबिट हुआ है, या तो वो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लॉस होगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ है, एक तो इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट किया, क्रेडिट करने का मतलब एज एन इनकम शो किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्रेडिट करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका डबल इफेक्ट हमेशा यही होगा। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, एज एन एसेट ये बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दिया जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्रेडिट करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? सिंपल सी हमारी पहली एडजस्टमेंट, दैट इज दी क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट जो आपने पहले कर रखी है, दैट इज दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रियांशु फटाफट से मुझे डेफिनेशन या जो भी आपको समझ आता है, व्हाट कैन बी एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, समझाएंगे क्या होगा?
नहीं, वो तो आपने ठीक है, वो आपने उसका ट्रीटमेंट बता दिया है कि दीज आर दी लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक। एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट करनी तो थी पर अभी की नहीं, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट येट नॉट पेड। ठीक है, खर्चे हो तो गए हैं पर पेमेंट होनी बाकी है। पेमेंट होनी बाकी है इसलिए हमारी लायबिलिटी बन गई है, क्योंकि हम लायबल हैं कि इनकी पेमेंट हमने करनी है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने कर तो लिए हैं इनकर, पर उसकी पेमेंट अभी करनी बाकी है, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, इसमें भी इफ दिस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, हो सकता है ये ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, तो सिंगल इफेक्ट होगा। आपने बोला ये एडजस्टमेंट नहीं होती जो ट्रायल बैलेंस में चीजें होती हैं, तो इसका सिंगल इफेक्ट क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। तो जब भी ये चीज आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगी, तो आपने कुछ नहीं करना, उठा के डायरेक्टली बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में इंक्लूड करके दिखा देना है, इफ इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट्स में आपको दिए गए हैं, तो फटाफट से कोई बताएगा व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? हाँ जी, व्हाट कैन बी द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बिल्कुल ठीक जी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होनी चाहिए है, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डेबिट क्या करना है? ठीक है, जो भी खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग है उसी को हमने डेबिट कर देना है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, इसके डबल इफेक्ट क्या होने चाहिए हैं? एक तो ये चीज आप बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट किया है, और ये आपको पता है कि लायबिलिटी होती है, तो इसको लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। और दूसरी चीज पीएनएल डेबिट। हाँ जी, उपासना कहती है पीएनएल डेबिट। कोई और ऑफेंड करता है इस चीज को, या ठीक बोला उन्होंने? हम इसको पीएनएल डेबिट नहीं करते, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एड इन द गिवन एक्सपेंस। वेजेस भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, वेजेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग में जाएगी वो चीज। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो पीएनएल में जो आपने सैलरीज को डेबिट किया था उसी में इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ट्रेडिंग में जो आपने वेजेस को डेबिट किया था उसी में इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, जो पीएनएल में आपने डेबिट किया था इंश्योरेंस, उसी में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अलग से डेबिट करके भी दिखा सकते हैं इन दी ट्रेडिंग और दी पीएनएल अकाउंट रिस्पेक्टिवली, जो भी चीज या जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। नहीं तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? जो भी एक्सपेंस आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है उसी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में आपने जाके उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो डेबिट का मतलब खर्चा ही है, तो जो भी खर्चा है उसी में जाके इसको और ऐड कर देंगे, तो और खर्चा अपने आप ही बढ़ जाएगा। देखिए जी, ये चीज समझ आती है? ये इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करूं, क्या प्रेजेंटेशन होगी? एक बार बता दीजिए प्लीज। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ओके जी। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है, ठीक है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ठीक है, आपको गिवन है वेजेस से 50,000, और यहां पर आपको गिवन है से फॉर एग्जांपल सैलरीज 60,000। ठीक है जी, और एडजस्टमेंट्स में लिखा गया है, ठीक है, एडजस्टमेंट आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 5,000। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा था एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस वर से 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर से 8,000। ठीक है, तो अगर इस कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में आपको वेजेस और सैलरीज गिवन है, और एडजस्टमेंट्स में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड द आउटस्टैंडिंग सैलरीज की वैल्यू दी गई है, तो जब हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, तो हमने क्या किया होगा? टू वेजेस डेबिट किए होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कितने? 50,000, क्योंकि ये ट्रायल की वैल्यू है तो सिंगल जगह गई होगी ये वैल्यू। और जब हमने पीएनएल बनाया होगा वहां पर डेबिट किए होंगे सैलरीज, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 60,000। ठीक है, तो ट्रेडिंग पीएनएल और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस शीट,
ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस वाली चीजें आप कहते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं होती, सिंगल इफेक्ट होना चाहिए। डेबिट साइड पे गिवन था और हमें पता है कि दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक एक्सपेंस डायरेक्ट है तो उसको ट्रेडिंग में डाल दिया था, एक एक्सपेंस इनडायरेक्ट है तो उसको हमने पीएनएल में डाल दिया था। अब आती है एडजस्टमेंट। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। एक चीज तो आपको पता है कि लायबिलिटी साइड पे जानी चाहिए, तो लायबिलिटी साइड पर डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। तो पहला इफेक्ट तो इसका ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है, हमने लिखा था कि इसको ऐड करना है इन द गिवन एक्सपेंस, तो जहां आपको वेजेस गिवन थे उसी में इसको ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज अ वैल्यू ऑफ 5000, और यहां पर हम आउटर कॉलम में 55,000 इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000, एक इफेक्ट तो आपको पता है लायबिलिटी साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, ये डाल देते हैं। और दूसरा आपने लिखा था कि जो भी आपको एक्सपेंस गिवन है उसमें ऐड कर देते हैं, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज में ऐड कर देते हैं और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 68,000 रुपीज। देख लीजिए प्लीज एक बार, ये चीज अब आपको क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये आपने नोट करना है तो एक बार कर लीजिए, तो मैं एक बार रब करूंगा, अगर क्लियर है तो फिर एक बार बता दीजिए, मैं रब करके अगले एडजस्टमेंट पे मूव करता हूँ। कर लीजिए, अगर नोट कर रहे हैं तो फटाफट से करके बताइएगा, नोट करके बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लिखते हैं, दैट इज दी प्रीपेड एक्सपेंसेस। श्रेय एक बार डेफिनेशन या मीनिंग बताएंगे, व्हाट आर दी प्रीपेड एक्सपेंसेस? जो फ्यूचर से पहले पे करते हैं। ठीक है, अगले साल के एक्सपेंसेस आपने करंट ईयर में पे अगर कर दिए हैं तो सच एक्सपेंसेस आर दी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड इन एडवांस इन द करंट ईयर। ठीक है, तो अगले साल में जो आपने एक्सपेंसेस इंकर करने थे, अगर उसकी पेमेंट आपने करंट ईयर में ही कर दी है तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, इसमें भी पहली चीज, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, आदित्य एक बार गेस कर सकते हैं, ये आपको पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए होंगे तो आपके अकॉर्डिंग कहां पर जाने चाहिए? बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इसको इंक्लूड करके दिखा के हमने खत्म कर देना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है, सिंगल इफेक्ट रहेगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में मिला तो बैलेंस शीट में उठा के एसेट साइड पर डाल देंगे, ये हमारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, प्रियांशु एक बार ट्राई करेंगे, व्हाट कैन बी दी जर्नल एंट्री अगर एडजस्टमेंट्स में आपको दिए गए हैं? ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपने ट्रीटमेंट बिल्कुल सही बताई है कि हम रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम द गिवन एक्सपेंस और उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख के दिखा देंगे। बिल्कुल ठीक, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही आपने बताई है। जर्नल एंट्री एक बार बता सकते हैं क्या होगी? आपने बोला कि प्री पे, हाँ जी, क्या बोला आपने? ओके, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, जो भी एक्सपेंस आपको दिया गया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने माइनस करने की बात की है और डेबिट, ये एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करने के लिए या माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है, उसको डेबिट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इफेक्ट आपने पहले ही बता दिया, जो आपने डेबिट किया है दिस इज द बैलेंस शीट एसेट साइड, ये आपने एसेट में इंक्लूड कर देना है, और जो एक्सपेंस आपने क्रेडिट किया है दिस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस प्रीपेड आपको दिया गया है उसमें से आप उसको माइनस करके दिखा देंगे। ठीक है, प्रीपेड वेजेस हैं तो वेजेस से माइनस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रीपेड सैलरीज हैं, पीएनएल से सैलरीज में से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो आपने पीएनएल में डेबिट किया होगा उसमें से माइनस करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इफेक्ट, जो भी एक्सपेंस आपको प्रीपेड गिवन है उसमें से माइनस करेंगे और इसको एसेट साइड पे इंक्लूड करके हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी, दैट वाज दी प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपने ऑलरेडी पहले कर रखी हैं। प्लीज जिसको जहां लगेगा प्रॉब्लम है मुझे वहां पर एक बार प्रॉम्प्ट कर देना।
चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिख लीजिए, दैट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सॉरी आउटस्टैंडिंग हो गए, फिर इनकम्स लिख लेते हैं, एक्रूड इनकम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, एक्रूड इनकम्स। उपासना एक बार बताएंगे एक्रूड इनकम्स का क्या मतलब है? हाँ जी, श्रेया, प्रियांशु, आदित्य, कोई बता सकता है एक्रूड इनकम्स क्या होती हैं? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आप इसको आउटस्टैंडिंग इनकम्स बोल सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे इंकर कर लिए, पेमेंट नहीं की है। अभी आउटस्टैंडिंग इनकम्स, इनकम हो गई है पर पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो इनकम्स अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मैंने पैसा कमा तो लिया है पर अभी पेमेंट नहीं मिली है, पेमेंट मिलनी बाकी है। तो ऐसी सारी इनकम्स को हम एक्रूड इनकम्स बोल देते हैं। ठीक है, दोबारा से, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, पहले तो मुझे ये बताइए, आपने किसी से पैसा लेना है तो आपके लिए वो एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है, तो पहला इफेक्ट यही हो जाएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसको आपने डायरेक्टली उठा के बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिख के दिखा देना। ठीक है, क्योंकि आपके रिसीवेबल से पैसा मिलना बाकी है और रिसीवेबल्स आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट एसेट साइड पे इसको इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सॉरी, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट। उपासना जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? आपने बोला कि ये चीज एसेट है, एसेट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट हो जाएगा, तो इसको डेबिट करते हैं, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपने बोला कि ये चीज एसेट है और आपने अभी बोला है कि डेबिट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू द गिवन इनकम अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फॉर एक्रूड इनकम। ठीक है, तो इसका डबल इफेक्ट क्या होना चाहिए? एक्रूड इनकम आपने जो डेबिट किया, ये अभी हमने बोला कि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाना चाहिए, तो वहां पर डाल देते हैं इनकम्स। इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। मैंने इनकम को और क्रेडिट किया है, तो इनकम बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने बोला कि इनकम्स ऑलरेडी क्रेडिट होती हैं, मैंने और क्रेडिट कर दिया है, तो इसका मतलब इनकम बढ़ जाएगी। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऐड इन दी गिवन इनकम, जो भी इनकम एक्रूड आपको दी गई है उसी इनकम में जाके आपने उसको पीएनएल में ऐड करके दिखा देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर ट्रायल में गिवन है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आपने डाला होगा। एडजस्टमेंट में गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट इज 500 रुपीज, एक तो एसेट में चला जाएगा और जो इंटरेस्ट आपने पीएनएल में क्रेडिट किया था उसमें 500 और आपने ऐड करके दिखा देने। देखिए जी, ये चीज समझ आती है? ठीक है, चलिए, ऐसे एक्रूड इनकम्स का ऑपोजिट क्या होता है? हाँ जी, भूल गए सब कुछ? जैसे आउटस्टैंडिंग का आपने प्रीपेड बोला था, ऑपोजिट होता है। एक्रूड इनकम्स का ऑपोजिट क्या होता है? नहीं यार, प्री रिसीव्ड इनकम्स। हाँ जी, पढ़ा नहीं है पहले? ये नहीं सुना? होना चाहिए था मेरे ख्याल से ये तो। अगर एक्रूड इनकम्स था तो प्री रिसीव्ड इनकम्स भी होगा, या इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, एक ही चीज है। प्री रिसीव्ड मतलब इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, इसको ऐसे लिख लीजिए अगर आपको वो चीज कंफर्टेबल है। ठीक है, इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब है इनकम अभी कमाई नहीं थी, पेमेंट आपको मिल गई है। ठीक है, अभी उसके लिए काम करना बाकी है या इनकम कमानी बाकी है, पेमेंट मुझे मिल गई है। ठीक है, पेमेंट मिल गई है, क्या मैं लायबल हूं काम करने का या नहीं हूं? है, लायबल है। तो एक चीज तो, पहली चीज तो सिंपल ही हो जाएगी, लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, तो इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस में आपको दी गई है तो अभी हमने बोला कि हम लायबल हैं इसके लिए, काम करने के लिए। तो लायबल है, इसका मतलब हमारी ये लायबिलिटी बनती है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे इसको इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। इफ गिवन इन एडजस्टमेंट,
ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट्स में गिवन है, प्रियांशु एक बार जर्नल एंट्री ट्राई करके देखेंगे क्या होगी। हाँ जी, इनकम अकाउंट डेबिट, ओके जी, टू प्री रिसीव्ड इनकम्स या इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने बोला कि प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी है और लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, तो जर्नल एंट्री में इसको क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट क्या करते हैं, जो भी इनकम प्री रिसीव्ड आपको दी गई है। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, इनकम क्रेडिट होती है, हमने डेबिट कर दी है, तो इनकम बढ़ाई है या कम कर दी है, कम कर दी है। तो एक पहला इफेक्ट तो ये हो जाएगा, रिड्यूस फ्रॉम दी गिवन इनकम। और दूसरा तो हमने डिस्कस किया ही है कि हमारी ये लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे इसको हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। कर लीजिए फटाफट से नोट, फिर इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बताना मुझे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप दोनों का भी हो गया, ओके। प्रियांशु एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके जी, ओके, चलिए आप सुनते रहिए। इसी से रिलेटेड मैं लिख रहा हूँ हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमारी हिडन एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में आपको गिवन हो सकती हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ठीक है, आपको 6% लोन गिवन है 5 लाख रुपीज, एंड 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है से 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रायल बैलेंस में चीज गिवन है, और आपको गिवन है इंटरेस्ट डेबिट साइड पे हमें दिया गया है, से फॉर एग्जांपल 28,000, और क्रेडिट साइड पे हमें दिया गया फॉर एग्जांपल से 9,000 रुपीज। ठीक है, तो अब देखना है क्या यहां से कोई एडजस्टमेंट बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज हमें क्वेश्चन में या ट्रायल बैलेंस में दी गई है। आपको 6% लोन गिवन है फॉर ₹5 लाख ऑन द क्रेडिट साइड, 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है फॉर ₹1 लाख ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट डेबिट में भी गिवन है 28,000 और क्रेडिट में गिवन है दैट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको ट्रीट करते हैं क्या यहाँ कोई एडजस्टमेंट है भी या नहीं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट को स्किप कर देता हूँ। एक हो गया हमारा पीएनएल अकाउंट, एक हो गई हमारी बैलेंस शीट। चले, तो सबसे पहले प्रियांशु मुझे बताएंगे 6% लोन गिवन ऑन दी लायबिलिटी साइड कहां पर आना चाहिए है। लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट का मतलब इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल या लायबिलिटी। ठीक है, इनकम नहीं होती लोन, लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो इसको लायबिलिटी साइड पे लिख देते हैं 6% लोन दैट इज फॉर ₹5 लाख। आदित्य 10% इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट साइड पे गिवन है 1 लाख, क्या होना चाहिए, एसेट। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस या लॉसेस नहीं है, तो इसको एसेट साइड पे इंक्लूड करके दिखा देते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट दैट इज फॉर ₹1 लाख। इंटरेस्ट गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस कहां पर आएगा, इंटरेस्ट गिवन ऑन द डेबिट साइड, क्या ये एसेट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट, डेबिट की बात कर रहे हैं अभी हम, पहले डेबिट पर ही चीज को। तो डेबिट का मतलब एसेट, आप कहते हैं एसेट नहीं होता इंटरेस्ट, तो छोड़ देते हैं। क्या वो एक्सपेंस है, हाँ जी एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब या तो ट्रेडिंग में डेबिट होना चाहिए या पीएनएल में डेबिट। क्या इंटरेस्ट ट्रेडिंग में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब पीएनएल में डेबिट होना चाहिए। तो टू इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिख देते हैं दैट इज 28,000 रुपीज। इंटरेस्ट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो कैपिटल है, नहीं जी, वो इनकम है। इनकम पीएनएल में क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो बाय इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिख देते हैं दैट इज फॉर 9,000 रुपीज। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ये जो चार चीजें गिवन है, इसकी ट्रीटमेंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है जी, तो जब भी किसी लायबिलिटी के साथ परसेंटेज हो या किसी एसेट के साथ परसेंटेज हो, वो परसेंटेज इंटरेस्ट या डिविडेंड की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है, ध्यान रखना है एसेट के साथ जो परसेंटेज होगी इंटरेस्ट से डिविडेंड की होगी, ऐसे ही सेम अगर किसी लायबिलिटी के साथ परसेंटेज है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज को डिनोट करती है। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए था मेरा पूरे साल में, ठीक है 5 लाख का लोन था, 6% का इंटरेस्ट हमें बोला गया है पे करने के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए था 30,000 रुपीज का, पर इंटरेस्ट की पेमेंट मैंने कितनी की है 28,000। ठीक है कि मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट का लॉस या खर्चा होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन 30,000। इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड कितना है वो हमें पीएनएल में डेबिट, क्योंकि पेड की वैल्यू मतलब एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, वो 28,000 दिया गया है। तो ये जो रिजल्टिंग 2,000 है आपके अकॉर्डिंग ये क्या चीज होनी चाहिए है आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट का खर्चा तो मैंने इंकर कर लिया है 30,000 का, पर पेमेंट 28,000 की है, तो इसका मतलब 2,000 का खर्चा ऐसा है जो हो चुका है पर पेमेंट होनी बाकी है, और ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल जाएगा दैट इज फॉर 2,000 रुपीज। देखिए जी ये चीज समझ आई है, ठीक है जी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट बन गई है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर की चीज है ये, ठीक है। तो इसका डबल इफेक्ट करके दिखाना है, एक तो जो इंटरेस्ट हमने खर्चे में डाला है उसमें ऐड कर देते हैं 2,000 और ये 30 बन जाएगा, और दूसरी चीज आपने बोला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होती हैं, तो इसको लायबिलिटी साइड पे इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है जी। सेम इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बनता कितना है 1 लाख का 10% दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, ठीक है जी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट बोला गया है, तो एक्चुअली मेरे पूरे साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था 10,000 होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है वो हमें पीएनएल में क्रेडिट साइड पे जो डाला था वो 9,000 आपको दिया हुआ है, तो ये जो रिजल्टिंग 1,000 की फिगर है ये क्या बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट। इनकम कमा तो ली है 10,000 पर 1,000 उसमें से भी मिलनी बाकी है, तो इनकम्स अर्न बट नॉट रिसीव्ड एक्रूड इनकम्स, तो इसका मतलब ये एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा आपका दैट इज 1,000 रुपीज। और इसका डबल इफेक्ट या एडजस्टमेंट है, एक तो जो आपने इंटरेस्ट पीएनएल में क्रेडिट किया था उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपीज और ये 10 बन जाएगा, और दूसरे आपने बोला था कि एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट होती है वैल्यू, ठीक है। तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। प्लीज एक बार ये इलस्ट्रेशन को देख लीजिए, कोई डाउट अगर किसी को लगता है मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट लिख लेते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। फटाफट से कोई मुझे डेप्रिसिएशन का मतलब समझाएगा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑब्सोलेसेंस, या किसी भी कारण से वो उसकी रिडक्शन हो सकती है, नॉर्मल यूज से भी वो उसकी रिडक्शन हो जाती है, तो उस रिडक्शन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अकाउंट्स में दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, दिस इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू यूज वेयर एंड टेयर या ऑब्सोलेसेंस आप इसको बोल सकते हैं। इसमें भी पहली चीज इफ दिस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में है तो एक इफेक्ट है डबल इफेक्ट सिंगल इफेक्ट हो जाए, ठीक है जी। तो अगर डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई है तो कोई मुझे बता सकता है ये कहां पर आनी चाहिए है पर्टिकुलर एसेट में से डिक्रीज करके दिखा दिया जाएगा, सब यही बोलते हैं नहीं जी, पीएनएल में डेबिट होगी एज एन एक्सपेंस, ठीक है। उसकी एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब एसेट को तो रिड्यूस कर दिया गया होगा, डेबिट साइड पे इसको हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो डेबिट साइड का क्या मतलब है एसेट होगा, तो एसेट आप एसेट में से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब एसेट तो नहीं है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ट्रायल बैलेंस जब भी आपको गिवन होगा अगर उसमें डेप्रिसिएशन है तो हमेशा ये डेबिट साइड पे आपको मिलेगी। डेबिट साइड का मतलब एसेट एक्सपेंस या लॉस, आप कहते हैं कि एसेट में से माइनस करना है, तो अगर ये डेबिट है एसेट है तो एसेट में ऐड होना चाहिए था माइनस नहीं होना चाहिए था, तो आपका वहां से डायरेक्टली गलत हो जाएगा आंसर कि एसेट में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो एक्सपेंस या लॉस है,
एक्सपेंस या लॉस किसी भी कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं और दोनों केसेस में वो पीएनएल डेबिट होना चाहिए है, तो पीएनएल के डेबिट साइड पे इसको इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली आपने सोचना है, जो चीज में अटक जाए, ठीक है, आपने ये प्रिंसिपल्स को याद करते हुए आपने उसको सोचना है, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के आइटम, ठीक है, डेबिट का मतलब एसेट होगी या लॉस होगी, एसेट में से माइनस तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब पीएनएल में डेबिट हो जाएगी एज एन एक्सपेंस इफ गिवन इन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगर एडजस्टमेंट्स में दी गई है, फटाफट से मुझे जर्नल एंट्री को बताएगा क्या होती है। डेप्रिसिएशन आपने बोला कि वो एक्सपेंस है या लॉस है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, जो भी एसेट उसने डेप्रिशिएट किया है। ठीक है, तो सिंपल सी जर्नल एंट्री, इसी प्रिंसिपल से आप हमेशा बनाते रहेंगे। तो आपने बोला डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या करना है, आपने बोला था कि डेप्रिसिएशन से एसेट कम हो जाता है, एसेट को कम करना है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, कम करने के लिए उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो डेबिट किया, इसका मतलब लॉस है या खर्चा है, तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। और फिक्स एसेट को क्रेडिट किया, इसका मतलब एसेट को कम कर रहे हैं, दिस विल बी रिड्यूस फ्रॉम दी पर्टिकुलर गिवन एसेट। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट आपको दिया गया है जो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बैलेंस शीट में जब आप उसकी वैल्यू लिखेंगे उसी में से उसको माइनस करके दिखा दें। ठीक है, तो सिंपल सी एक ये हमारी एडजस्टमेंट है, दैट इज डेप्रिसिएशन। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट देख लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल में होगी या एडजस्टमेंट में होगी, किस तरह से इसको आपने इंक्लूड करके दिखाना है, ये चीज क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कुछ लिखने लगा हूं, इसको ध्यान रखना है जब भी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज per annum is given, but the date of purchase of fixed asset is also given, but की जगह and लिख लेते हैं, and the date of purchase is also given। तो डेप्रिसिएशन ऑन द परचेज पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट किस पीरियड के लिए लगती है, फॉर द पीरियड ऑफ यूज, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ यूज। एक बार लिखिए, फिर इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ठीक है, मैंने इसको लिखा है कि अगर डेप्रिसिएशन परसेंटेज पर एनम इज गिवन और आपको कोई, अगर आपने पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर, उसकी डेट पे गिवन है कि किस डेट पे आपने परचेज किया था, तो हमने लिखा है कि उस परचेज पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट पे जो आपने डेप्रिसिएशन लगानी है वो किस पीरियड की लगानी है, फॉर द पीरियड ऑफ यूज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है जिसमें ऑलरेडी आपको एक प्लान डेबिट करके दिया है, दैट इज फॉर 5 लाख रुपीज। ठीक है जी, और नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस है फ्रॉम 1/4/18 टिल 31/3/19। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स में गिवन है ऑन 1 November 18 a new plant for rupees 1 lakh was purchased। ठीक है, और आपको गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 15% पर annum। ठीक है, तो अब इस पूरी ट्रांजैक्शन को या ये जितनी भी चीजें गिवन है इसको किस तरह से हमने ट्रीट करके दिखाना है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम प्लांट की बात करते हैं। प्लांट कहां पर आना चाहिए, एसेट साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जब हमने बनाई होगी, एसेट्स में हमने डाला होगा प्लांट फॉर रुपीज 5 लाख। ठीक है, दूसरी चीज आपको गिवन है, प्लांट परचेज किया था 1 लाख रुपीज का। तो अगर ये एडजस्टमेंट में आपको गिवन है तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा,
प्लांट परचेज किया है, एंट्री बताएंगे प्लांट परचेज करने की क्या हो जाएगी, प्लांट टू बैंक या प्लांट टू कैश, अगर क्रेडिट पे किया है तो प्लांट टू क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, जैसी भी आपको वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, साइलेंट है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कैश पे खरीदा था या बैंक से खरीदा, तो प्लांट टू बैंक की एंट्री आपने डाली है, तो प्लांट आपने डेबिट किया तो उससे एसेट बढ़ना चाहिए कम हो जाना चाहिए, बढ़ जाए, बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो इसमें परचेज हम ऐड कर देते हैं, दैट इज फॉर ₹1,00,000। आपने क्रेडिट किया बैंक, उससे बैंक बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैंक इज एन एसेट, वो डेबिट होना चाहिए था, आपने क्रेडिट किया है, इसका मतलब बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट पे किया होता तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते। ठीक है, क्रेडिटर्स या पार्टी का नाम जो भी गिवन होता है वो लायबिलिटी साइड पे इंक्लूड करके आपने दिखा देना। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट ये हो जाएगी। ठीक है, मैंने कैश को अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। अब नेक्स्ट चीज आपको गिवन है डेप्रिसिएशन एट 15% पर आन। चलिए, तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि ये 15% कैसे होगी। ये जो 5 लाख गिवन है ये पुराना है, तो क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी या कुछ हिस्से पे लगेगी, पूरे साल पे। ठीक है, तो 5 लाख के ऊपर तो पूरी 15% डेप्रिसिएशन पूरे साल के लग के कैलकुलेट दिखा दी जाएगी। अब जो 1 लाख का हमने प्लान खरीदा था, क्या वो डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, होगा। कब से कब तक होगा, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक होगा। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर को खरीदा था, एंडिंग ऑफ द ईयर इज 31 मार्च, तो ये डेप्रिशिएट होगा 15% फॉर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट इज फॉर 5 मंथ। ठीक है, जो भी ये वैल्यू आती है ये हमारी इसकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी, और ये जो भी टोटल डेप्रिसिएशन होगी एक तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगी और यहां से माइनस करके दिखा दी जाएगी। ठीक है, जो भी ये टोटल वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन की पीएनएल में डेबिट हो जाएगी और रिस्पेक्टिव प्लांट या एसेट से हम माइनस करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। देखना जी, ये चीज समझ आती है। ठीक है, तो जब भी डेप्रिसिएशन परसेंटेज पर एनम दिया होगा और उसका डेट ऑफ परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट भी गिवन होगा, तो आपने उस परचेज पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द एंड ऑफ द ईयर वहां तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देनी है। ठीक है जी, चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए। इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन and the date of purchase of a new asset या new fixed asset is also given, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कितने पीरियड की निकालते हैं। हाँ जी, इसमें और पहले पॉइंट में आपको लगता है कोई डिफरेंस है या सेम सा ही है, ऊपर वाले में पर annum लिखा था, इसमें पर annum नहीं लिखा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होना चाहिए कैलकुलेशन में, द पीरियड वोंट मैटर, बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। इतना सा डिफरेंस है, यहां पर एनम लिखा था, यहां पर एनम नहीं लिखा है, तो सिर्फ अगर इतनी सी कैलकुलेशन या इतनी सी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उतना सा फर्क है, तो यहां पीरियड मैटर करेगा, यहां पीरियड मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये सेम क्वेश्चन होता, सिर्फ इतना सा मैं चेंज कर देता क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 15%, तो हम क्या करते, 5 लाख के ऊपर तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट वो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी ही लगनी थी, और जो 1 लाख का हमने प्लांट खरीदा था 15%, वो भी हमने एज इट इज पूरे साल की कैलकुलेशन करके दिखा देनी थी। इस पे भी पीरियड अप्लाई नहीं करना था, चाहे उसकी डेट गिवन है, पर एनम ना लिखा होने के कारण हमने क्या करना है, पीरियड को इग्नोर कर देना। देखिए जी, ये चीज समझ आती है, पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 में डिफरेंस। ठीक है जी, एक थर्ड पॉइंट और लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज पर एनम इज गिवन but the date of purchase of a new fixed asset is not given,
ठीक है, मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ, वही सेम एग्जाम्पल की प्लांट ट्रायल में गिवन है 5 लाख। नया प्लांट, इसकी डेट उड़ा देता हूँ, हमें गिवन है कि न्यू प्लांट फॉर ₹1 लाख फर्स्ट परचेज, किस दिन परचेज किया था, साइलेंट है, और डेप्रिसिएशन बोला गया 15% पर एनम। तो अब कोई मुझे बताएगा कि अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? हाफ ईयरली, बिल्कुल ठीक। तो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट या न्यू एसेट कैलकुलेटेड फॉर हाफ ईयर। ठीक है, न्यू वाले की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं की है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये सेम एग्जांपल होता तो 5 लाख पर तो इरेस्पेक्टिव पूरे साल का हमने डेप्रिसिएशन लगा ही देना था। जो 1 लाख का हमने नया प्लान खरीदा था 15% के अकॉर्डिंग, उसकी डेट नहीं गिवन थी, तो उसको हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट करके दिखा देते। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यहां पर इंक्लूड करके दिखा दी जाती। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखने हैं। पहली चीज, पर एनम गिवन है, डेट भी गिवन है, तो आपने डेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगा देनी है। दूसरा पॉइंट, डेट गिवन है, पर एनम नहीं गिवन, तो पीरियड को इग्नोर करके पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा देनी है। तीसरा पॉइंट, पर एनम गिवन है, डेट नहीं गिवन, तो उसको बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट हमने करके दिखा देना।